तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं एक और नया टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर, अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। इसके अंदर अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। ये है सेक्शन 167। ठीक है, वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर का मतलब है आखिर ऐसे कौन से केसेस है जब डायरेक्टर को अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा, यानी कि कब डायरेक्टर को अपनी पोजीशन छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है सेक्शन 164। अब सेक्शन 164 कौन सा था? डिसक्वालिफिकेशन वाला। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वाला है। वो अपन ने पॉइंट्स देखे थे। एक तो अगर कोई भी डायरेक्टर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई भी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस, ये सारे पॉइंट्स अपन ने डिस्कस करे थे। ठीक है, तो और इसी के साथ ही अदर डिस्क्वालिफिकेशंस वाले हैं। ठीक है, तो अगर डायरेक्टर इन किसी कैटेगरी के अंदर आता है तो उस डायरेक्टर को अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा, यानी डायरेक्टर को अपनी पोजीशन छोड़ के जाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आता है, फॉर डायरेक्टर इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल बोर्ड मीटिंग्स फॉर 12 मंथ विथ और विदाउट सीकिंग लीव देयर पोजीशन बिकम्स वेकेंट। इसका क्या मतलब है? अगर डायरेक्टर ने कोई भी बोर्ड मीटिंग्स एक भी अटेंड नहीं करी, ठीक है, 12 मंथ्स के अंदर, यानी कि एक साल के अंदर कोई भी बोर्ड मीटिंग्स, वैसे अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं तो एक साल के अंदर 4 बोर्ड मीटिंग्स नॉर्मल होती है। ठीक है, तो अगर डायरेक्टर ने कोई भी बोर्ड मीटिंग्स, एक डायरेक्टर ने कोई भी बोर्ड मीटिंग्स ऐसा मतलब उसमें प्रेजेंट नहीं रहा, तो चाहे अब अगर डायरेक्टर ने परमिशन ली होगी लीव की भी, ठीक है, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से किसी ने, मान लो रिलायंस कंपनी का कोई डायरेक्टर है, मिस्टर है, और मिस्टर है ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले परमिशन ले ली थी कि भैया मैं 12 मंथ्स यानी कि अगले एक साल तक कोई भी बोर्ड मीटिंग एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हाँ बोल दिया भैया आप नहीं आओगे तो भी चलेगा। पर कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है अगर डायरेक्टर एब्सेंट रहता है एक साल के अंदर जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स होती हैं उन सब से, चाहे उसने भले ही छुट्टी ले ली हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन ली हो, चाहे परमिशन नहीं ली हो, हम ये मानेंगे भैया वो डायरेक्टर डिसक्वालीफाई है, वो डायरेक्टर की पोजीशन के लायक नहीं है, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो उसकी पोजीशन हो जाएगी वेकेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है सेक्शन 184 का वायलेशन। सेक्शन 184 कौन सा है वो आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। थोड़ा मैं आपको ऐसा हाईलाइट बता देता हूँ। इसमें आता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, यानी कि अगर डायरेक्टर का कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है, और अगर डायरेक्टर मान लो रिलायंस कंपनी है, मुकेश अंबानी उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर है, अब जब भी बोर्ड मीटिंग होगी तो उनको बताना पड़ेगा हाँ भैया ये हमारा इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, यानी कि उसका खुद का 40% स्टेक है। एग्जांपल ले लो, अगर 40% स्टेक है रिलायंस कंपनी के अंदर, तो ये जब भी बोर्ड मीटिंग होगी तो मुकेश अंबानी को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसका इतना स्टेक है। ठीक है, ताकि अगर कल को कोई ऐसा डिसीजन ले लिया तो वो तो मना ही करेगा ना मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, रिलायंस मुकेश अंबानी तो मना ही करेंगे अगर कोई भी उनके अगेंस्ट में डिसीजन रहेगा, क्योंकि उनके इतना स्टेक, उन्होंने के पास 40% स्टेक है, तो इसलिए उनको अपना जितना भी इंटरेस्ट डिस्क्लोज, उनको अपना स्टेक जितना भी इंटरेस्ट है और भी कोई बॉन्ड्स डिवेंचर्स है तो वो सब डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर इसका वायलेशन होता है तो उसको हटा दिया जाएगा डायरेक्टर को अपनी पोजीशन पे से। फोर्थ पॉइंट है एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन विच ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी ऐसा इंटरेस्ट है जहाँ उसका डायरेक्टली नहीं, चाहे नहीं, इनडायरेक्टली तौर से उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर कंपनी कर रही है, ठीक है, और उस बाकी डायरेक्टर से कोई रिजोल्यूशन वगैरह पास कर रहे हैं, ठीक है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हमको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसलिए अगर किसी भी डायरेक्टर का उसमें कोई भी अपना इंटरेस्ट है, ठीक है, हो सकता है उसके पास उस कंपनी का मेजरली स्टेक हो, 20% स्टेक हो। ठीक है, मान लो रिलायंस कंपनी LIC कंपनी के साथ कोई डील कर रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर कोई डायरेक्टर रिलायंस में भी और उसका सेम है पोजीशन, यानी कि उसके पास रिलायंस की भी शेयर होल्डिंग है उसके पास, तो उसको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा जब रिलायंस की मीटिंग होगी तो। ठीक है, अगर उसने ऐसा डिस्क्लोज नहीं करा, ठीक है,
तो उसको डायरेक्टरशिप की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है इफ़ अ डायरेक्टर बिकम्स डिसक्वालीफाइड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, अगर कोर्ट ही हटा देता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सिक्स्थ पॉइंट है कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस फॉर 6 मंथ और मोर, यानी कि कोई भी डायरेक्टर कन्विक्टेड यानी कि प्रूव गिल्टी, अगर उसका क्राइम प्रूव हो गया है, ठीक है, और कोर्ट ने उसको सज़ा दे दी है 6 महीने या उससे ज़्यादा के लिए, ठीक है, तो भी वो डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता, यानी कि वो डायरेक्टर उसको डायरेक्टरशिप की पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। पर इसके 3 एक्सेप्शन है। पहला 30 डेज फॉर डेट ऑफ 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कन्विक्शन और ऑर्डर ऑफ डिसक्वालिफिकेशन विच एवर इज लेटर, ठीक है, यानी कि 30 दिन तक तो वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकता है, ठीक है, जिस दिन उसका ये कन्विक्शन लगा उसके विद इन 30 डेज तक तो वो डायरेक्टरशिप की पोजीशन पर रह सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज ही उसको सज़ा सुनाई और कल ही उसको छोड़ना पड़ेगा, 30 दिन तक वो होल्ड कर सकता है। सेकंड एक्सेप्शन है अपील फाइल्ड विद इन 30 डेज, उसने अपील फाइल कर दी विद इन 30 डेज के अंदर एंड आउटकम पेंडिंग फॉर 7 डेज, आउटकम अब पता नहीं कब आएगा, ठीक है, तो 7 दिन से ज़्यादा हो गया, आउटकम भी नहीं आया, तो भी वो डायरेक्टर रह सकता है क्योंकि उसने अपील फाइल कर दी। थर्ड एक्सेप्शन है अपील फाइल्ड विद इन 7 डेज एंड आउटकम इज़ पेंडिंग, उसने 7 दिन के अंदर ही अपना अपील फाइल कर दी और उसका आउटकम अभी तक बाकी है। आखिर ये एक्सेप्शन क्यों लाया गया, इसका आपको रीज़न पता होना चाहिए। देखो, हो सकता है कि कल को मान लो आपका फ्रेंड डायरेक्टर बन गया, ठीक है, किसी कंपनी रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर बन गया और आपको लग रहा है और ये ऐसे कैसे डायरेक्टर बन गया, ठीक है, तो हो सकता है आपने कोई गलत आरोप में उसको फंसा दिया। अब इस पॉइंट के मुकाबले तो अगर उसको सज़ा हुई 6 महीने या उससे ज़्यादा तो उसको तो इमीडिएट पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। इसमें तो ये लिख रखा है ना कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस, यानी कि एक बार उस पर कोई आरोप लग गया तो एक बार तो उसको इमीडिएटली पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ये तो इसलिए कोई डायरेक्टर मान लो उस पर कोई गलत आरोप नहीं लग जाए, जब तक देखो डायरेक्टर ने कोई गलत काम करा ये प्रूव हो गया तो उसको डायरेक्टरशिप पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। पर मान लो किसी ने रास्ते चलते ऐसे ही डायरेक्टर में गलत इंजाम ही में उसको फंसा दिया, उसको क्या मिलेगा, फंस आगे रास्ते चलते व्यक्ति को क्या मिलेगा, उसने तो एक बार फंसा दी, उसको लगा अरे यार ये चलो अब ये जाना रिलायंस कंपनी का ये डायरेक्टर इसको छोड़ना पड़ेगा, उसको तो मज़ा आ गया, गलत केस में ही फंसा दिया। तो इसलिए एक्सेप्शन दे रखा है कि कम से कम वो 30 डेज तक तो उस कंपनी में रह सकता है। ऐसा नहीं किया आज ही कोई आरोप लगा और वो अगले दिन ही डिसक्वालीफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर उसने अपील भी फाइल कर दी और आउटकम भी पेंडिंग है तो भी वह डायरेक्टर होल्ड कर सकता है जब तक पूरा आउटकम कोर्ट नहीं सुना देता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन उन लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है, ताकि कोई डायरेक्टर कभी कोई गलत करा नहीं हो उसने, पर अगर किसी ने गलत तरीके से फंसा दिया हो तो उसके लिए बता रखा है, जब तक प्रूव नहीं हो जाता तब तक वो होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 7, हैविंग बीन अपॉइंटेड अ डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग any of his other employment in the holding subsidiary associate company ceases to hold such office or other employment in that company। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान लो शाहरुख खान है, अब थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करते हैं, ठीक है। शाहरुख खान है, वो एक्स और वाई दोनों कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, ठीक है। अब डायरेक्टर वाई कंपनी में क्यों है, क्योंकि वह एक्स की सब्सिडरी है, ठीक है, पूरा कंट्रोल कर दिया, एक्स कंपनी वाई को कंट्रोल कर दिया, ठीक है। वाई कंपनी यानी कि एक्स की सब्सिडरी है तो एक्स हो जाएगी होल्डिंग कंपनी, वाई हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। अब जब एस आर के अपॉइंट हुआ था तो वो एक्स और वाई दोनों कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था। अब मान लो कल को होल्डिंग कंपनी ने एस आर के को हटा दिया डायरेक्टरशिप की पोजीशन से, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि वो वाई सब्सिडरी कंपनी से भी एस आर के हट चुका है डायरेक्टरशिप की पोजीशन से। वाई ऑटोमेटिक रिमूव एस आर के, यानी कि वाई कंपनी ने ऑटोमेटिक हटा दिया एस आर को, ये मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो होल्डिंग कंपनी से तो डायरेक्टर हट गया, होल्डिंग कंपनी से तो वो डायरेक्टर हट गया और सब्सिडरी कंपनी में वो डायरेक्टरशिप चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर होल्डिंग से चला गया तो सब्सिडरी से ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट बोल रहे हैं, इतना थोड़ी सी लैंग्वेज टफ लिख रखी है, इसलिए मैंने आपको डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया। अब अगर इसमें से अगर आप इस एक्ट का अगर आप
कॉन्ट्रावेन करोगे, ठीक है, इस पॉइंट का, तो आप पे फाइन लग सकता है ₹1,00,000 और जो कि एक्सटेंड हो सकता है 5 लाख तक। अगेन पेनल्टीज बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है। इतना रिलीवेंट नहीं है, पनिशमेंट और एक्सेप्शन को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है पॉइंट नंबर 8, रिमूव्ड इन प्रोविजंस ऑफ एक्ट। अब ऑब्वियसली अपन ने नॉमिनी डायरेक्टर देखा था, तो हो सकता है कि बैंक अपॉइंट कर रहा था किसी डायरेक्टर को, ठीक है। तब उस मान लो रिलायंस कंपनी ने HDFC बैंक का लोन चुका दिया, ठीक है, तो अब ऑब्वियसली नॉमिनी डायरेक्टर भी हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी डायरेक्टर हट सकता है, ठीक है। ये पॉइंट देना जरूरी था, क्योंकि अदरवाइज कैसे पता चलता वो नॉमिनी डायरेक्टर कैसे हटेगा, तो इसलिए लिख रखा है 8th पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 169 के अंदर। तो आखिर डायरेक्टर को आप कैसे रिमूव कर सकते हो? पहला, बाय शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स लोग चाहें तो हटा सकते हैं डायरेक्टर को, या फिर ट्रिब्यूनल चाहे यानी कि कोर्ट चाहे तो भी हटा सकता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स के पास दो ऑप्शन है, OR ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन या फिर स्पेशल रिसोल्यूशन। ट्रिब्यूनल में आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 241। पहले अपन पढ़ेंगे शेयर होल्डर्स लोग कैसे डायरेक्टर को हटा सकते हैं। पहला, बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन, यानी कि अगर आपको किसी डायरेक्टर को हटाना है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड, जितने टेन्योर के लिए वो अपॉइंट हुआ था उससे पहले कंपनी को लगता है नहीं इस डायरेक्टर को हटा देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, टाइम पास करता ही था, कुछ काम करता नहीं है, तो डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड एक्सेप्ट डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल। आप OR पास करके डायरेक्टर को हटा सकते हो, पर इसके कुछ एक्सेप्शन है। अगर ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अपॉइंट कर रखा है नॉमिनी डायरेक्टर को, तो आप कैसे हटाओगे? तो आप नहीं हटा सकते। डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल और 2/3 और मोर डायरेक्टर्स अपॉइंटेड अंडर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एक आपने टॉपिक पढ़ा होगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ठीक है, उसी सेम पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी के अंदर 8 डायरेक्टर्स हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है 6, ठीक है। तो इसमें लिख रखा है 2/3 और मोर डायरेक्टर्स अपॉइंटेड, यानी कि 6 का करना पड़ेगा आपको 2/3, यानी कि 4 डायरेक्टर्स है, ठीक है। तो टोटल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर कितने थे? 6, और 2/3 आपको रखने ज़रूरी है, तो 6 - 4, तो आप 2 डायरेक्टर ही हटा सकते हो आउट ऑफ 6। आउट ऑफ 6 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले डायरेक्टर में से आप कोई से भी 2 डायरेक्टर ही हटा सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं हटा सकते, वरना ये एक्ट का कॉन्ट्रावीन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको 2/3 तो रखना ही पड़ेगा जितने भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर है, ठीक है। समझ में आ गया एग्जाम्पल? तो अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रिसोल्यूशन, ठीक है। अभी अपन ने देखा OR पास करके आप डायरेक्टर हटा सकते हो, 2 एक्सेप्शन देख लिया। अब अपन देख रहे हैं SR पास करके आप डायरेक्टर को हटा सकते हो। कब हटा कौन से डायरेक्टर को हटाने के लिए आपको SR पास करना पड़ेगा? पहला, रिमूवल ऑफ रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। रीअपॉइंटेड, जहाँ से देखो कि आखिर SR क्यों रखा गया रीअपॉइंटेड वाले के लिए? SR इसलिए लाया गया क्योंकि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देखो पहले साल उसने काम किया, कोई गलती नहीं की, पर दूसरे साल वो गलती करेगा, तो ये बहुत कम चांसेस है। आमतौर पर कोई डायरेक्टर नहीं बनने के लायक होगा तो वो पहले ईयर में प्रूव कर देगा कि वो डायरेक्टर रहने के लायक नहीं है, पर यहाँ रीअपॉइंटेड है, तो इसलिए SR की रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई दे रखी है कि उस डायरेक्टर को हटाना है तो एक बार थोड़ा मेजरली लोग बोलेंगे तो ही हटाया जाए, ठीक है। रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटाने के लिए आपको ऐसा पास करना पड़ेगा। नोट, एक बार आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा कि अगर वो लोग भी कुछ कहना चाहें तो सुननी पड़ेगी। नोट, स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजिंग एनी रेजोल्यूशन टू रिमूव डायरेक्टर, ठीक है, यानी कि स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड है, ठीक है, किसी भी डायरेक्टर को आपको हटाना है। तो स्पेशल नोटिस कौन साइन करेंगे? मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1% वोटिंग पावर और मेंबर्स होल्डिंग शेयर्स ऑन विच एटलीस्ट ₹5 लाख पेड इन एग्रीगेट। तो इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो सकती है स्पेशल नोटिस, ठीक है। देखो किसी डायरेक्टर को हटाना है तो आपको स्पेशल नोटिस चाहिए, ठीक है। और स्पेशल नोटिस साइन कब होगा ये आपको बता रखा है। सच नोटिस शैल बी साइंड बाय मेंबर्स नॉट अर्लियर देन 3 months बट बिफोर
14 डेज बिफोर मीटिंग, ठीक है। इनके लिए अगर आपको रखनी है मीटिंग तो कम से कम 14 डेज़ का टाइम पीरियड तो होना ही चाहिए। ज़्यादा जल्दी भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद हम डायरेक्टर को हटाएंगे तो आज आप अभी से नोटिस वोटिस भेज रहे हो, ऐसा नहीं। 3 महीने से पहले भी नहीं होना चाहिए। फाइलिंग ऑफ वैकेंसी, अब डायरेक्टर छोड़ के चला गया, अब नया डायरेक्टर, दो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो या फिर सेम मीटिंग के अंदर वैकेंसी फाइल नहीं हो रही तो उसको मान लिया जाएगा फिल्ड एज कैजुअल वैकेंसी। जब तक अगली एजीएम नहीं होती उससे पहले अगर आपको उसी वैकेंसी को भरना है जो डायरेक्टर को रिमूव किया तो फिर वो कैजुअल वैकेंसी के तरीके से फिल हो सकती है। या तो एक आपके पास ऑप्शन है उसी मीटिंग के अंदर आप नया डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, उसी मीटिंग के अंदर अपॉइंट नहीं कर रहे तो फिर जब तक नेक्स्ट एजीएम नहीं होती, या तो एजीएम में करोगे तो नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, पर एजीएम से पहले आपको नहीं मन कर रहा है, नहीं डायरेक्टर बनना है, एक और डायरेक्टर चाहिए, तो आप कैजुअल वैकेंसी के तहत भर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ न्यू डायरेक्टर। अब कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा, मान लो आपने उसी मीटिंग के अंदर कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, कब तक काम करेगा, जब तक वो पुराना डायरेक्टर काम करने वाला था तब तक ही उसका टाइम पीरियड रहेगा। फिर आपको नहीं नया डायरेक्टर ज़्यादा ही पसंद आ गया तो जब एजीएम आए तब ओआर पास करके बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। नोट, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन गिवन टू रिमूव डायरेक्टर, हाँ जो डायरेक्टर छोड़ के चला गया उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि आपने जो उसका टेन्योर था उससे पहले आपने उसको रिमूव करा है। नोट, नो रेस्ट्रिक्शन, कोर्ट कैन नॉट इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शन और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। मान लो उस डायरेक्टर वो जिस डायरेक्टर को कंपनी ने हटाया वो कोर्ट के पास चला गया कि नहीं, और कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया, नहीं आप, कोर्ट ने कंपनी को फैसला सुना दिया नहीं ये डायरेक्टर तो इसी पोजीशन पे काम करता रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपनीज एक्ट ज़्यादा पावरफुल है कोर्ट से, आप यूँ मान सकते हो, ठीक है। तो कोर्ट ने अगर कोई उल्टा सीधा फैसला भी लेके आ गया वो डायरेक्टर जो रिमूव हो गया तो ऐसा नहीं चलेगा, कंपनीज एक्ट चलेगा, ठीक है। भाई कोर्ट को क्या दिक्कत है क्योंकि कंपनसेशन तो ऑलरेडी उसको मिल ही रहा है जो रिमूव हुआ डायरेक्टर। नोट, विदाउट रीज़न डायरेक्टर रिमूव, क्या ये वैलिड रहेगा? मान लो कंपनी ने ऐसे मन कर गया डायरेक्टर को रिमूव कर दो, क्या ये वैलिड है? यस, बट ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन एंड स्पेशल नोटिस चाहिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो वो भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है, कब? पर ट्रिब्यूनल को कोई एप्लीकेशन देगा तभी, अंडर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट इन द कंपनी। ये ऑपरेशन क्या होता है? अत्याचार। आपने हो सकता है उस डायरेक्टर ने किसी कास्ट वगैरह नहीं होता है जैसे इंडिया में किसी कास्ट को वगैरह कोई स्पेशल राइट्स नहीं मिलते तो बैकवर्ड लोगों को आमतौर पर ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं एज ए रिजर्वेशन, तो ऐसे डायरेक्टर ने किसी, इसको अपन डिटेल में वैसे पढ़ेंगे, इस पर पूरा चैप्टर है, पर उसने किसी पर अत्याचार किया है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर लोगों पे, जैसा अपन ने देखा था स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, उसने अपॉइंट नहीं किया ऐसे वगैरह, तो ये अपन डिटेल में देखेंगे। उसने अगर ऐसा काम करा है तो ट्रिब्यूनल चाहे तो हटा सकता है, और अगर ट्रिब्यूनल हटाएगा तो कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। नॉट अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन अदर कंपनी फॉर 5 ईयर विदाउट परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल हटाएगा तो वो दूसरी कंपनी का भी डायरेक्टर नहीं बन सकता 5 साल तक विदाउट परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल। हाँ, अगर उसने छोटा मोटा करा और ट्रिब्यूनल फैसला सुना दे कि हाँ भैया दूसरी कंपनी के अंदर तो डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है, चलेगा, बाकी वो 5 साल तक दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर नहीं बन सकता अगर ट्रिब्यूनल ने हटाया तो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन 170। सेक्शन 170 क्या होता है? रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP एंड देयर शेयर होल्डिंग, यानी कि कंपनी को क्या करना होता है, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस, जहाँ भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ एक रजिस्टर रखना पड़ेगा जिसमें सारे डायरेक्टर की डिटेल्स रखी जाएगी और कंपनी की डिटेल्स रखी जाएगी, ठीक है। और MD CEO होल टाइम डायरेक्टर CS CFO ये लोग होते हैं KMP, की मैनेजर पर्सन किसको बोलते हैं उसका बता रखा है, तो ये एज ए रीड कर सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है, थोड़ा 2 मिनट पढ़ लोगे तो कोई बिगड़ेगा नहीं आपका काम क्योंकि आपकी बुक के अंदर टॉपिक दे रखा है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म DIR 12 विथ रजिस्ट्रार, वही कंपनी को रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट। जब भी कोई डायरेक्टर अपॉइंट होगा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फॉर्म DIR 12 के अंदर, और अगर कोई चेंजेस होते हैं उसके अंदर
तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। एग्जाम्प्ट है गवर्नमेंट कंपनी को ये कोई रजिस्टर्ड ऑफिस पर डिटेल्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन 171। गवर्नमेंट कंपनी को इसलिए एग्जाम्पशन दे रखी है क्योंकि गवर्नमेंट ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें देखती जाती है समय समय पर कि ये सब सही चल रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आ रहा है सेक्शन 171 मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट। अब देखो सेक्शन 171 नहीं होगा तो सेक्शन 170 का कोई मतलब ही नहीं है। मान लो कंपनी ने रजिस्टर रखा जिसमें डायरेक्टर की डिटेल्स वगैरह थी, पर अगर कोई मेंबर उसको देख ही नहीं पाएगा तो फिर क्या मतलब। इसलिए सेक्शन 171 आया, मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट। हर एक मेंबर के पास राइट है कि वो जा सकता है, बिजनेस आवर्स के अंदर जा सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर वहाँ देख सकता है, और अगर उसको कॉपी चाहिए तो उसको विथिन 30 डेज मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अवेलेबल ऑल्सो एट AGM टू एनी पर्सन। यहाँ लिखा हुआ है मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स जा सकता है बिजनेस आवर्स के अंदर राइट टू इंस्पेक्ट, पर AGM के अंदर देखोगे तो पर्सन लिख रखा है। क्यों लिख रखा है? क्योंकि पर्सन क्या है, जब AGM होती है तो आपने पढ़ा होगा कि AGM के अंदर प्रॉक्सी भी आ सकता है। प्रॉक्सी हो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का मेंबर हो, ठीक है। तो प्रॉक्सी के भी पास भी राइट है कि वो कंपनी के वही डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर रजिस्टर देख सकता है, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन होगी डायरेक्टर डिटेल्स एंड कंपनी वगैरह की, ठीक है। इफ़ इन बिजनेस आवर्स रिफ्यूज फॉर इंस्पेक्शन, अगर कंपनी ने मना कर दिया बिजनेस आवर्स के दौरान या फिर कॉपी नहीं प्रोवाइड करी विथिन 30 डेज, तो वो जो भी मेंबर होगा वो जा सकता है रजिस्ट्रार के पास इंस्पेक्शन। फिर रजिस्ट्रार ऑर्डर देगा कि इंस्पेक्शन करो और कॉपी दो। इसके लिए भी एग्जाम्पशन दे रखी गवर्नमेंट कंपनी को। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 172 जो डील करता है पनिशमेंट में। यानी कि अब आप वैसे तो स्पेसिफिक पनिशमेंट डायरेक्ट के लिए दे रखी है, पर जिसके लिए नहीं दे रखी तो उसके लिए ये पनिशमेंट दे रखी है कि कहीं स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दे रखी तो उनको यहाँ फाइन लगाया जाएगा। पहला 50,000 लगाया जाएगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। ₹500 फॉर ईच डे दे कंटिन्यू टू ब्रेक द रूल्स। और रूल तोड़ रहे हैं, कंटिन्यू है, तो 500 रुपये लगेंगे पर डे। ₹3 लाख लग सकता है मैक्सिमम फाइन इन केस ऑफ कंपनी। ₹1 लाख लग सकता है मैक्सिमम फाइन फॉर ऑफिसर पर लगेगा ₹1 लाख मैक्सिमम, इतना लग सकता है। कंपनी पर मैक्सिमम 3 लाख लग सकता है। नोट इन केस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अप्लाई प्रोपोर्शनेटली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड। ये नोट किस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है एक बार इसको समझ लो। एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 रेसिडेंट डायरेक्टर। अपन ने पढ़ा था उसका ही थोड़ा डिटेल क्लैरिफिकेशन दे रखा है, ठीक है। हर एक कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर तो होना ही चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा होंगे चलेगा। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुई ये प्रोविज़न? मान लो कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर है तो अब उसके तो सारे रेसिडेंट ही बाहर रहेंगे। कल को उस कंपनी ने कोई फ्रॉड कर दिया तो किसको पकड़ेगी? सरकार। इसलिए रख रखा है कम से कम एक रेसिडेंट डायरेक्टर तो रहना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई फॉरेन की कंपनी है तो उसमें भी एक पर्सन तो इंडिया का रेसिडेंट होना ही चाहिए। रेसिडेंट का सेम मतलब है इंडिया के अंदर रहना है कम से कम 182 डेज के मिनिमम पीरियड, ठीक है। मान लो कोई न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, ये नोट क्या बोल रहा है, अगर कोई न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, मान लो कोई 1 मार्च को ही बनी कंपनी, ठीक है, 1 मार्च को ही कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। तो अब उसका कैसे देखेंगे कि रेसिडेंट डायरेक्टर क्या लास्ट ईयर का देखेंगे क्या रेसिडेंट डायरेक्टर? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोपोर्शनेट टर्म में देखेंगे, ठीक है। यानी कि 182 डेज़ के लिए रहना है। फॉर्मूला देख सकते हो 182 डिवाइडेड बाय 365। एक महीने में 30 डेज है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 30, जो भी आएगा नंबर उतने टाइम पीरियड के लिए तो एक रेसिडेंट डायरेक्टर तो इतना होना ही चाहिए। मतलब एक डायरेक्टर को इतने टाइम पीरियड के लिए तो इंडिया में रुकना ही है, अगर कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, ठीक है, पर जितना भी समझो अच्छे से समझ आना चाहिए। मेन ये आपका टारगेट होना चाहिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। थैंक यू एवरीवन।